नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने की पीएम मोदी से मुलाकात। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच अहम बैठक। इससे पहले नेवी चीफ के साथ हुई थी मीटिंग। भारत को रूस से मिले 250 करोड़ के नए एयर डिफेंस मिसाइल। उड़ गई पाकिस्तान की नींद, बच नहीं पाएंगे दुश्मन के ड्रोन और हेलीकॉप्टर। पाकिस्तान ने फिर दी गीदड़ भभकी। रूस में तैनात पाक राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने कहा, भारत के खिलाफ परमाणु हथियारों का करेंगे इस्तेमाल। बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। भारत का एक और सख्त फैसला। बगलिहार डैम से चनाब नदी का पानी किया गया बंद। महागठबंधन की तीसरी बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा। सीएम फेस को लेकर मुकेश सहनी के दावे पर मचा बवाल। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी की हुई मीटिंग्स की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना प्रमुख चीफ एपी सिंह से मुलाकात की। यह बैठक पहलगाम हमले के बाद हुई है, जब भारत एक्शन मूड में है। प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि पहलगाम के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। वो बच नहीं पाएंगे। उनके और उनके मददगारों के खिलाफ ठोस एक्शन होगा। इससे पहले पीएम ने नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी से भी मुलाकात की थी और लगातार उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठकें हो रही हैं, जिससे सैन्य एक्शन की संभावनाएं और तेज हो गई हैं। लगातार जो मीटिंग हो रही है दिल्ली में पीएम मोदी की, क्या रणनीति और क्या इससे इंडिकेशन मिल रहा है? देखिए, इंडिकेशन बिल्कुल साफ है कि वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक किया जाएगा। अगर सिर्फ भारत को सर्जिकल स्ट्राइक करना होता या एयर अटैक करना होता तो अभी तक हो गया होता। ये जो बार बार मीटिंग्स हो रही है, ये घेराबंदी के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेवी चीफ से मुलाकात हुई। नेवी क्या कर रही है? तो नेवी पाकिस्तान के बंदरगाहों को घेरने का प्रयास कर रही है कि कोई शिप न जाए, उसके पोर्ट्स के ऊपर मालवाहक जो जहाज जाते हैं उसको रोका जाए। और इसके लिए क्या करना पड़ता है? 2 चीजें करनी पड़ती है। एक तो आप अपने नेवी को तो वहां लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ आप कानून में भी बदलाव करते हैं, सरकार भी फैसले लेती है। तो मालूम चलता है कि नेवी अपना काम कर रही है और सरकार की तरफ से आप उनके जहाजों को बैन लगा देते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैन कर देते हैं। ये भी कह देते हैं कि कोई भी जहाज जो पाकिस्तान से आएगा वो हिंदुस्तान नहीं आएगा, हिंदुस्तान से जो जाएगा। आप पूरे कार्गो के मूवमेंट को जो है आप बाकायदा सरकार के द्वारा नोटिस डाल के, कि ताकि कोई ये ना कहे कि भाई हम जबरदस्ती कर रहे हैं। हमारा पर्पस यही होना चाहिए कि आप सारा तंत्र, हर मंत्रालय कोई ना कोई एक्शन ले रहा है। कहा जाता है भाई उनको इकोनॉमिकली जो है उनको हिट करना है, तो कैसे आप हिट करेंगे? तो आप इस तरीके से हिट करेंगे कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बैन लगा देते हैं, दवाइयों के ऊपर बैन लगा देते हैं, आप जो है फर्टिलाइजर्स के ऊपर आपने बैन लगा दिया, एयर स्पेस को आपने बंद कर दिया। तो ये जितना टाइम लगेगा पाकिस्तान की हालत उतनी ही ज्यादा खराब होगी। और ये जो जहां तहां घूम के ये पाकिस्तानी कह रहे हैं ना कि न्यूक्लियर बॉम्ब, इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान की तैयारी को देखते हुए उनको एक बात समझ में आ गई है कि इस बार तो मोदी घेर के मारेंगे। और इसलिए जब आप न्यूक्लियर कहते हो, इसका मतलब ये होता है कि आपने कन्वेंशनल वॉरफेयर में कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये सब आपस में जब मुकाबला होगा तो पाकिस्तान पहले ही हार मान चुका है, इसलिए वो न्यूक्लियर कर रहा है। तो ये जो मीटिंग्स हो रही है बड़ी इंपॉर्टेंट है। सरकार से भाई रणनीति तो नेवी वाले बना रहे हैं, एयरफोर्स वाले बनाएंगे, आर्म फोर्स वाले बनाएंगे। तो उनकी क्या सरकार से अपेक्षाएं हैं कि सरकार क्या क्या उनको करके दे, तो न रणनीति कहीं जाएगा और प्रधानमंत्री वो अलग तरीके से बिना किसी उसको खुलासे के वो अलग अलग मंत्रालय से अलग अलग काम करवाएंगे। तो पूरा कंसंट्रेशन जो है
वो पाकिस्तान के ऊपर ही है। और आप देखिए कि पिछले 10 दिनों में दनादन कुछ न कुछ रोज एक्शन लिया जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ जंग की आहट के बीच भारतीय सेना अपनी क्षमताओं को बढ़ा रही है। इस बीच भारतीय सेना को रूसी मूल की इग्ला एस मिसाइलों की नई खेप मिली है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि इग्ला एस वायु रक्षा मिसाइलों की नई आपूर्ति कुछ हफ्ते पहले भारतीय सेना को मिली और इससे सीमाओं पर दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर और ड्रोन से खतरे का आभास होने पर आसानी से दागा जा सकता है। भारत ने पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के पास शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल तैनात कर दी है, जिन्हें सैनिक कंधे पर रखकर भी दाग सकते हैं। जो ये खबर आई है, वाकई में इसके बाद तो पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। देखिए, आज दो इस तरह की खबरें आई। एक तो रसिया ने अपने एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल्स को जो है वो दिया है। क्या है ये कंधे पे एक सैनिक लेकर के जा सकते हैं। ये 6-7 किलोमीटर के रेंज को उड़ा सकता है और इसकी स्पीड जो है वो करीब 2400 किलोमीटर पर आवर के, मतलब इस तरह के तो विमान भी नहीं है। मतलब निशाना जो है वो उसमें अचूक होता है। तो रूस ने ऐसे मौके पे पूरी सप्लाई दे दी और आपको जान के हैरानी होगी कि ये इतना फास्ट हुआ कि ये सारी चीज़ों को बॉर्डर पे डिप्लॉय कर दिया गया। ये कौन इस्तेमाल करता है? ये आर्मी इस्तेमाल करती है कि जब आप फील्ड पे जा रहे हैं तो अचानक से एयरक्राफ्ट, पाकिस्तानी हवाई जहाज वो बम्बार्डमेंट के लिए आया तो आप उसको उड़ा सकते हैं। कोई ड्रोन चिन्हित हो गया तो ड्रोन को उड़ा सकते हैं। कोई हेलीकॉप्टर है, चिनॉक है, आप बिल्कुल दबाना है और गया। ये सिर्फ यही नहीं है, आप देखिए कि हिंदुस्तान में एक और डेवलप हो रहा था, वी शॉर्टेड्स। तो ये वी शॉर्टेड्स जो है ये वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम कहलाता है। ये क्या है? ये हिंदुस्तान में डेवलप किया गया। और मैं आपको बताऊं कहानी कैसे कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने इन सब चीज़ों की तैयारी पहले से कर ली थी। मुझे याद है कि जनरल वीके सिंह जब आर्मी चीफ हुआ करते थे तब उन्होंने इस तरह की चीज़ों की डिमांड की थी कि भाई आर्मी के पास भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। हम इंतजार कब तक करते रहेंगे? ऑन फील्ड अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, युद्ध की स्थिति है, तो हम एयरफोर्स से मदद जब तक ले तब तक 4-10 लोगों को तो हम उड़ा ही सकते हैं। ऐसा हमारे पास सिस्टम होना चाहिए। पूरी दुनिया के पास इस तरह का सिस्टम है। तो उस समय यूपीए की सरकार थी जिसमें सेना के जूते से लेकर के मिसाइल तक में घूसखोरी और दलाली और कमीशन का धंधा चलता था। इन लोगों ने मना कर दिया। तो ये जो दूसरा वाला जो मैंने बताया वी शॉर्टेड्स, वो दरअसल इंडिजिनस है, मेक इन इंडिया, हैदराबाद में बन रहा है। उसको भी आज इंडक्ट किया गया है। मतलब आप देखिए कि ऑलरेडी हम लोगों का प्रिपरेशन किस एडवांस स्टेज में था। इसलिए आप देखिए जब मीटिंग्स होती हैं तो हमारे सेना अध्यक्ष, चाहे वो नेवी के हों, एयरफोर्स के हों, आर्मी के हों, उनके चेहरे पे एक अलग तरह की का एक कॉन्फिडेंस नजर आता है। और पाकिस्तान के जनरल्स की मीटिंग होती है तो ऐसा लग रहा है कि सबकी पतलून गीली है, सब थर-थर कांप रहे हैं कि ये क्या मुसीबत सिर पे आ गई है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल सही कहा आपने। और खबरों में आगे का रुख करते हैं। इधर भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी वक्त जंग का सायरन बज सकता है। पाकिस्तान काफी डरा हुआ है, बौखलाहट में बार बार न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा है। अब रूस में तैनात पाकिस्तानी राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने कहा है कि उनका देश भारत के खिलाफ जंग में पारंपरिक हथियारों के साथ साथ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए भी तैयार है। शहबाज सरकार के मंत्री मोहसिन नकवी मदद की गुहार लेकर रविवार को ओमान के मस्कट पहुंचे, जहां उन्होंने भारत से जारी तनाव और पाकिस्तान के हालात पर बात की और मदद की मांग की। बढ़ते दबाव के बीच पाकिस्तान ने अचानक संसद का विशेष सत्र भी बुलाया है। पाकिस्तान भी यहाँ पर जिस तरह से भारत का एक्शन हो रहा है उससे बहुत ज्यादा खौफजदा। तो देखिए, खौफजदा नहीं, ये विचलित हो गए, बौखला गए, इनको समझ भी नहीं आ रहा है क्या। मैं देख रहा था कमर चीमा, वो उनका जो एक स्पोक्स पर्सन या समझ लीजिए वो एनालिस्ट है, वो कह रहा है कि क्या कर रहे हो, ये ओमान, ये तुर्कमेनिस्तान, ये आप जो है इस तरह के देशों से बात कर रहे हो, क्या फ़ायदा है?
आपको बात करना है वाशिंगटन में, आपको बात करना है अमेरिका से, आपको बात करना है यूके में, आपको बात करना है इंग्लैंड से, आपको बात करना है फ्रांस से, आपको बात करना है चाइना से, कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। आप अजरबैजान से जाके मदद मांग रहे हो। वो कौन हिंदुस्तान के खिलाफ कोई मदद करेगा? और ये जो पिछली खबर जो हमने आपको बताई कि कैसे रशियन एयर डिफेंस सिस्टम हमको ताजा ताजा मिला है, ये क्यों? आपने सोचा? और ये क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर थ्रेट, न्यूक्लियर थ्रेट? भाई रूस को मालूम चल गया कि पाकिस्तान ने चोरी चोरी चुपके चुपके, क्योंकि ये भिखारी मुल्क है, इनको लगा कि अभी हिंदुस्तान से कोई जंग नहीं होगा, तो अपना वो 155 mm का जो मिसाइल है, वो गोले हैं, दरअसल टैंक में इस्तेमाल होता है, होवित्जर में, तो वो दरअसल आपने बेच डाले लाखों की संख्या में। किसको? यूक्रेन को, रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए आपने यूक्रेन को बेच दिया। कितने पैसे में? आपने जो उससे कमाई की, क्योंकि पैसे नहीं इनके पास, तो जब पैसे नहीं होते तो क्या करते हैं? घर में भी तो सोना गिरवी रख देते हैं, जेवर बेचते हैं। तो ये सारे गोले को अपना बेच चुका। पाकिस्तान से रिपोर्ट आई कि भाई हम तो टिक ही नहीं पाएंगे, हमारे पास तो है ही नहीं है। मेन जो हमारे पास होना चाहिए 155 mm का, वो तो हमने यूक्रेन को बेच दिया। 364 मिलियन डॉलर जो है उससे कमाया आर्मी। तब सैलरी गई थी इनको, सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं थे। इन लोगों ने अपने असला बारूद को बेच के सैलरी उठाया है। और ये बात इससे पहले जो चीफ थे बाजवा साहब, इन्होंने तो बाकायदा अपने इंटरव्यू में कहा कि बहुत खराब स्थिति है, जो हमारा एम्यूनिशन का जो कैपेसिटी है वो डेंजरसली लो है। यही 2 तारीख की मीटिंग में बताया गया। और इसलिए दिक्कत क्या है कि इन लोगों ने कहा कि सारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जहां ये बनाया जाता है उसको बुला लो। तो बुला तो लिया, लेकिन अब मालूम चल रहा है कि उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो तो है ही नहीं। कहाँ से लेके आओगे? कैसे बनाओगे? अब रॉ मटेरियल आएगा, 2 महीने 3 महीने लगेंगे, तब जाकर के आप कुछ बना पाओगे। लेकिन जिस हिसाब से हिंदुस्तान की तैयारी है, जो कुछ भी बचा खुचा होगा वो तो 1-2 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और खबरों में आगे का रुख करेंगे। सिंधु नदी जल समझौता सस्पेंड करने के बाद भारत ने बड़ा कदम उठाया है। भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलेहार डैम से पानी को रोक दिया है। इसी तरह अब झेलम नदी पर बने किशन गंगा डैम से पानी रोकने की तैयारी भी की जा रही है। भारत ने पहलगाम हमले के फौरन बाद सिंधु नदी जल समझौते को सस्पेंड कर दिया, लेकिन इस फैसले से साफ है कि भारत ने अपने फैसलों को लागू करना भी शुरू कर दिया है। भारत जल संसाधनों को कूटनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। सिंधु, झेलम और चेनाब जैसी नदियां पाकिस्तान के लिए सिंचाई और पेयजल का प्रमुख स्रोत हैं और इन पर भारत का नियंत्रण क्षमता को लेकर इस्लामाबाद में भारी बेचैनी है। एक के बाद एक जो कूटनीतिक कदम है वो भारत की तरफ से उठाए जा रहे हैं और इसकी तो बहुत ही ज्यादा सराहना। देखिए, ये तो चिल्ला रहे थे उनका रक्षा मंत्री, उनका विदेश मंत्री, उसका अपोजिशन लीडर, उसके सारे लोग, कि अगर आपने पानी रोक दिया तो ये वॉर डिक्लेयर हो गया, फिर अब न्यूक्लियर मार देंगे, हम हमला कर देंगे, वी विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, हम ऊपर चढ़ के ये जो है ये बर्दाश्त नहीं होगा। मोदी ने कहा अच्छा चलो मैंने बंद कर दिया, अब करके दिखाओ, अब आ जाओ मैदान में। ये गिदर भभकी देने वाला कौम जो है ये बकवास कर रहा था 4 दिनों से कि हमारे पानी को रोक के दिखाओ, रोक के दिखाओ, रोक के दिखाओ। लो रोक दिया, अब करो हमला, घुस के दिखाओ, और घुस जाओगे तो फिर वापस होकर के दिखा दो। प्रधानमंत्री मोदी कभी कभी ऐसा लगता है कि वो फ्यूचर को देख लेते हैं। कारण मैं आपको बता दूं, ये जो 3 रिवर्स है उसमें 80% पानी जो है वो इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान के लिए है। बाकी के जो 3 रिवर हैं वो रावी, व्यास और सतलज, ये एक्सक्लूसिव राइट हिंदुस्तान का है।
तो ये यूपीए की सरकार थी, अमन की आशा वाले सब, तो उसमें रावी का भी पानी जा रहा था, सतलज का भी पानी जा रहा था। एक तो वो बंद कर दिया, और जब 2014 में प्रधानमंत्री आए, डू यू नो कि जैसे ही वो आए वैसे ही 8-10 इस तरह के डैम्स, कहां, उन रिवर्स में जिसके 80% पानी पाकिस्तान को जाता है, सिंधु, झेलम, चेनाब। ठीक, तो बगलीहार बना हुआ है, एक और बना हुआ है, झेलम के ऊपर हम लोग बना रहे हैं। तो इन लोगों ने बड़ा ऑब्जेक्शन किया। अभी 4-5 साल से चल रहा था, 4-5 साल से चल रहा था। और सबसे मजेदार बात कि ये यूएनओ गए, वर्ल्ड बैंक गए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गए, उधर मामला चलता रहा और इधर कंस्ट्रक्शन भी चलता रहा। बगलीहार डैम बंद कर दिया गया, चेनाब सूखा, तो आप ये समझ लीजिए कि इंडस का आधा पानी सूख गया। सबसे ज्यादा पानी चेनाब से ही जाता है। और बगलीहार, और उसके बाद एक और जो उधमपुर के पास जो एक और डैम बनाया गया है, ये मामला बिल्कुल ऐसा है कि 20 न्यूक्लियर बॉम्ब आप हर महीने मारोगे, उससे ज्यादा खतरनाक ये पानी को रोकने से उसका इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर होगा। अभी तो गर्मी शुरू भी नहीं हुई है और इनकी हालत खराब हो गई है। बिल्कुल। और खबरों में आप बात करेंगे बिहार महागठबंधन की बैठक की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन सक्रिय हो गया है। पटना में आज महागठबंधन में शामिल दलों के प्रमुख नेताओं की तीसरी अहम बैठक हुई, जिसमें चुनावी रणनीति और आपसी तालमेल पर चर्चा की गई। तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने पहले ही खुद को सीएम फेस के तौर पर पेश कर दिया है। लेकिन आज हुई महागठबंधन की इस बैठक से जो खबर आ रही है, उसके मुताबिक सीएम फेस पर कोई बात नहीं बन पाई। वहीं वीआईपी के चीफ मुकेश सैनी ने डिप्टी सीएम पद पर दावा कर दिया, जिससे बवाल मच गया। महागठबंधन में बैठक जरूर हुई, लेकिन किसी तरह का कोई भी नतीजा निकल कर नहीं आया। देखिए कि ये सब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो महागठबंधन में, लालू यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी, या साहनी की पार्टी, या कांग्रेस पार्टी, इनकी कोई विचारधारा है? बिहार को कैसे बेहतर करना है, उसके कोई एजेंडा है क्या? घुसखोरी करेंगे, चोरी करेंगे, क्राइम को समर्थन देंगे, जंगल राज, ये सारे लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। मैं बात बहुत खराब बोलने जा रहा हूं। दुकान खुला हुआ इन लोगों का। इन सबको मालूम है कि चुनाव नहीं जीतने वाले हैं, इन सबको मालूम है। तो साहनी ने ये क्यों कहा कि भाई हमको डिप्टी सीएम बनाओ? भाई सरकार, डिप्टी सीएम तो तब होगा, सीएम तो तब होगा जब चुनाव जीतोगे। चुनाव जीतने से पहले सीएम डिप्टी सीएम करने का क्या मतलब है? उसका मतलब साफ है कि ये दबाव डालेंगे कि डिप्टी सीएम डिक्लेयर करो, नहीं तो हमको 30 सीट दो, ज्यादा से ज्यादा सीटें। सीटें क्यों? सीटें इसलिए क्योंकि फिर ये वो टिकट्स को बेच सकें। ये है इन लोगों की राजनीति का एक, उसका कहते हैं कि नंगा सच, कि ये लोग फिर टिकट बेचेंगे, ज्यादा से ज्यादा टिकट आ जाए, ज्यादा से ज्यादा काउंटर खुला हुआ है सबका, और उससे जो कमाई हो जाए तो हो जाए, और उससे ही अपनी इनकी राजनीति चलते रहेगी। बाकी देखा जाएगा जो होगा। दे ऑल नो कि चुनाव जीतने वाले नहीं है। सीटें कम आएगी तो मेरी बात आप मार्क करके रखिए, यही साहनी वापस एनडीए में चुनाव लड़ेगा। कारण पिछली बार भी यही तमाशा हुआ था, इसी तरह की बैठक थी, ये भी महागठबंधन में था, ये सीट जितना मांग रहा था वो मिला नहीं, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच कि मेरे साथ धोखा हो गया, सबको उल्टा सीधा कह के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बाहर निकल करके फिर जाकर के बीजेपी से चुनाव लड़ा, वीआईपी पार्टी को ले जाकर के 4 सीटें भी जीता। तो ये मुझे लग रहा है कि ये अभी बिहार में अभी चुनाव में देर है। ये दरअसल बेसिकली कौन कितना सीट पाएगा महागठबंधन में, उसकी लड़ाई है। रही बात सीएम डिप्टी सीएम की, तो अभी चुनाव जीतेंगे तब तो ये सब सारे सवाल उठेंगे। पहले से कांग्रेस पार्टी किसी को भी सीएम का चेहरा या डिप्टी सीएम का चेहरा एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।